आज हम क्लास 9 फिज़िक्स का चैप्टर 3 डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। ये जो बुक आपके पास सामने नज़र आ रही है, ये बुक लेटेस्ट एडिशन है 2025 ईयर वाली। इसमें हम आज चैप्टर 3 डायनामिक्स को डिस्कस करेंगे। हमने अपने पिछले चैप्टर में काइनेमैटिक्स को डिस्कस किया था। काइनेमैटिक्स में हम मोशन को डिस्कस करते हैं और जो डायनामिक्स है, इसमें हम उस मोशन की जो कॉज है, वो जो मूवमेंट हुई है किसी बॉडी में, जो मोशन है वो किस वजह से हुई है, हम इस चैप्टर में जो डायनामिक्स है हम वो उस वजह को डिस्कस करते हैं। इन काइनेमैटिक्स वी स्टडीड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स if the position, velocity and acceleration were known at any time, then the position and velocity of moving body at any time could be completely described. But one of the things left out this discussion was the cause of acceleration produced in the body. इसमें वो कह रहा है कि हमने काइनेमैटिक्स में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हम उसकी पोजीशन को डिस्कस कर रहे थे, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, और अगर हमें किसी एक पॉइंट पे उसकी पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का पता होता था, तो हम किसी दूसरे पॉइंट पे इन्हीं फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते थे। जैसे इनिशियल वेलोसिटी हमें पता हो तो हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते थे। तो इस तरह हम किसी एक पॉइंट की वैल्यू से किसी दूसरी पॉइंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन हमने उसकी जो वजह है, जैसे किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, अब हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि उसकी एक पॉइंट पे कितनी थी और किसी दूसरे पॉइंट पे कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। लेकिन वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई क्यों है, यानी उसके पीछे की जो वजह है, वो हम डायनामिक्स में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक पत्थर हमने किसी हाइट पे जाकर उसे छोड़ दिया, इट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स, वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड्स फॉल करेगा। हम उसे नीचे फेंक नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे ले जाकर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो नेचुरली तौर पर ग्राउंड की तरफ फॉल करेगा। क्यों करेगा? इट इज़ बिकॉज द अर्थ exerts a force of gravity on the stone that pulls it down. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है हमारी अर्थ की, वो स्टोन को जो हमने एक हाइट पर ले जाकर छोड़ दिया था, उसको ग्राउंडवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। सिमिलरली, व्हेन वी ड्राइव अ कार और मोटरसाइकिल, द इंजन exerts a force. जब हम किसी गाड़ी या बाइक को चलाते हैं, तो जो इंजन है वो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उस हमारी जो कार है या मोटरसाइकिल है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे हमें वजह मिल गई है कि एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुई थी, वो हुई थी फोर्स की वजह से। तो हमने इस डायनामिक्स में उसी फोर्स को डिस्कस करना है कि वो फोर्स किस तरह डिफरेंट बॉडीज़ में जो मोशन की मूवमेंट्स हैं, उनको किस तरह चेंज करता है। डायनामिक्स इज concerned with the force that produces change in the motions of bodies. तो काइनेमैटिक्स में हमने सिर्फ और सिर्फ मोशन डिस्कस किया था, लेकिन डायनामिक्स में हम उस मोशन पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक 3.1 कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स डिस्कस करते हैं। A common concept of force is a push or a pull that stops or changes the magnitude and direction of a velocity of a body. कि जो फोर्स है वो बेसिकली, अगर हम आम ज़ुबान में बात करें तो वो ज़ोर लगाना होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर सामने की तरफ ज़ोर लगा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या, हम उस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं। लेकिन अगर अपनी तरफ लगाएंगे तो हम उसको पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो इसी ज़ोर लगाने को और खींचने को हम साइंटिफिकली फोर्स कहते हैं, कि उस बॉडी पे हमने फोर्स लगाई है और किस डायरेक्शन में लगाई है। We came across many forces in our daily lives. Some of them we apply on other bodies and some are acting on us. तो कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो हम
दूसरी ऑब्जेक्ट्स पर लगा रहे हैं और कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो हम पर एक्ट कर रही हैं। हम पर कौन सी कर रही हैं? फॉर एग्जांपल जो इस यूनिवर्स की तरफ से या हमारे प्लैनेट की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम पर एक्ट कर रही है और हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे किस तरह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारी कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल है। जैसे अगर मुझे कोई दरवाज़ा खोलना है तो मैं दरवाजे पे ज़ोर लगाऊंगा बाहर की तरफ ताकि वो खुल जाए। तो जो मैंने ज़ोर लगाया है किसी न किसी डायरेक्शन में लगाया होगा और इस ज़ोर को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स ट्रांसफर्स एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स मैंने उस दरवाजे पर लगाई होगी उसने बेसिकली कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र की होगी उस दरवाजे की तरफ जिसकी वजह से वो खुल गया था। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ मैन हु मूव्स अ व्हील बैरो विद इट्स लोड। ये फिगर 3.1 में इसकी विजुअलाइजेशन बताई हुई है। द मैन फर्स्ट अप्लाइज फोर्स टू लिफ्ट इट। इस सीमट उठाने वाली जो हमारे पास कार्ट होती है इसको व्हील बैरो भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ये जो आदमी है वो इसको ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करता है, देन अप्लाइज फोर्स टू पुश इट। फिर उस पर वो कुछ जोर लगाएगा ताकि वो आगे की डायरेक्शन में मूव करे। द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अस आर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे मैंने बात की कि हम पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है एक्टिंग डाउनवर्ड्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हेल्प अस वॉक ऑन द ग्राउंड एंड मैनी अदर्स। तो एक हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, एक हमारे पास कौन सी है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी? जो हमारा कॉन्टैक्ट जब किसी ग्राउंड से होता है तो उस ग्राउंड पे हमें स्लिप होने से जो फोर्स बचाती है या हमारे ग्राउंड पे एक बैलेंस मेंटेन रखती है उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब हमारे पास जो मेजर टाइप्स हैं या मेजर कैटेगरीज हैं फोर्स की वो दो हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्सेस होती हैं जिसमें हमारा बॉडी के साथ कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होता है या कोई फिजिकल टच रहता है। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी होती है जिसमें उस बॉडी के साथ हमारा फिजिकल टच नहीं होता। इसको हम फर्दर इस टॉपिक में देखेंगे कि और इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। Contact forces: force that is exerted by one object on other at the point of contact। वही बात आ गई कि जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहकर अगर फोर्स अप्लाई करती है उसके ऊपर तो ऐसी फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। इसमें फर्दर कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। जैसे फ्रिक्शन है। Friction is a force that resists motion when the surface of one object becomes in contact with the surface of another। फॉर एग्जांपल किसी सरफेस है बिल्कुल फ्लैट है, अगर मैं उसके ऊपर अपना हाथ रखूँगा तो जब मेरा हाथ उससे स्लिप हो रहा होगा तो कुछ मोशन ऐसा होगा जो उसको रेजिस्ट करेगा यानी स्लिप होने से रोकेगा। वो रोकता क्यों है? उसकी वजह उस बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन होती है वो कितनी पावरफुल है। जहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी वहाँ पर मेरा हाथ आसानी से स्लिप हो जाएगा और जहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी वहाँ पर आसानी से स्लिप नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम फ्रिक्शन कहते हैं और फ्रिक्शन किस कैटेगरी में आता है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, क्योंकि मेरे हाथ में और सरफेस के साथ एक फिजिकल टच हो रहा है, आपस में कॉन्टैक्ट में है। अब हम देखते हैं थर्स्ट फोर्स कौन सी होती है। थर्स्ट एक ऐसी फोर्स है जो किसी लिक्विड की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर असर करती है जो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड के अंदर डूबा हो। फॉर एग्जांपल कोई सबमरीन है, वो अंडर वाटर जितनी डीपली जितनी गहराई में जाती रहेगी पानी की वजह से उस पर एक एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई होगी। जितनी वो सबमरीन डीप जाती रहेगी उतनी जो फोर्स है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो इस फोर्स को हम जो उस फ्लूइड की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर है ऐसी फोर्स को हम थर्स्ट फोर्स कहते हैं। यहाँ भी यही लिखा हुआ है, इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स दैट exerts by a liquid on an object immersed in it। इमर्स का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर डूबा हो। When we try to immerse an object in water, we feel an upward force। जब हम किसी पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश करते हैं तो हमें पानी की तरफ से कुछ ऐसी फोर्स अपवर्ड
फील होती है जो उस ऑब्जेक्ट को पानी में जाने से रोकती है। दिस फोर्स इंक्रीजेस एज वी पुश द ऑब्जेक्ट डीपर। तुम उस ऑब्जेक्ट को जितना डीप ले जाने की कोशिश करते हैं उतनी वो फोर्स इंक्रीज होती रहती है अपवर्ड्स। तो इस फोर्स को हम थर्स्ट कहते हैं। नॉर्मल फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन exerted by the surface on a object laying on it. This force acts outwards and perpendicular to the surface. It is also called sport force। जो अगर हम किसी भी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उस सरफेस की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट पर एक नेचुरली तौर पर फोर्स एक्ट करेगी, उस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ज़मीन पे कोई बुक रख दें और उस बुक को जो फ़ोर्स बैलेंस कर रही है उस ज़मीन के ऊपर, यानी ना उसको लेफ़्ट जाने दे रही है, ना राइट हो रही है, वो एक जगह पे स्टिल है। अब स्टिल क्यों है? क्योंकि सरफेस की वजह से उस पे कोई ना कोई फ़ोर्स एक्ट हो रही है और उस फ़ोर्स को हम नॉर्मल फ़ोर्स कहते हैं। अब देखते हैं एयर रेजिस्टेंस क्या होता है। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑपोज़िशन, मतलब कि जो चीज़ रुकावट आती है, ऑफर्ड बाय एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी पेपर को एक हाइट पे ले जाकर छोड़ देते हैं, तो वो जो पेपर है वो हवा में एकदम ज़ोर से नीचे नहीं आएगा। वो आहिस्ता-आहिस्ता फ्लो करता हुआ जो ग्राउंड को टच करेगा। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि उसको नीचे की तरफ से जो एयर रेज़िस्ट कर रही है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है कि वो ग्राउंड को टच ना हो। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फ़ोर्स है हमारी अर्थ की वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से किसी न किसी ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड को टच करना ही होता है। लेकिन कोई ऐसी फ़ोर्स होती है जो उसको रोक रही होती है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा रोकती रहती है। तो ऐसी फ़ोर्स को हम जो एयर में होगी उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। टेंशन फ़ोर्स, अब हमने देखा कि एक ऐसी फ़ोर्स होती है जो ग्राउंड लेवल पे होती है, एक ऐसी होती है जो अंडर वाटर होती है, एक ऐसी होती है जो एयर में होती है। अब एक ये टेंशन फ़ोर्स कहते हैं, ये ऐसी फ़ोर्स है जो किसी न किसी रोप में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी रस्सी को गोल घुमा रहे होते हैं, तो गोल घुमाने की वजह से रस्सी या तो स्ट्रेच हो रही होती है या कंप्रेस हो रही होती है। तो उसके स्ट्रेचनेस या कंप्रेशन में जो फ़ोर्स एक्ट होती है, जो उसको स्ट्रेच होने देती है या कंप्रेस होने देती है, उस फ़ोर्स को हम उस रस्सी की टेंशन फ़ोर्स कहते हैं। तो रस्सी वो कब टूटती है? जब टेंशन फ़ोर्स ब्रेक हो जाती है। इलास्टिक फ़ोर्स, it is a force that brings certain materials back to their original shape after being deformed। डिफ़ॉर्म कहते हैं बिगाड़ आना, और इलास्टिक फ़ोर्स एक ऐसी फ़ोर्स है जो कुछ मटेरियल्स में जब हम उसकी शेप चेंज कर देते हैं, लेकिन ड्यू टू इलास्टिक फ़ोर्स दे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। वो जो ऑब्जेक्ट होती है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चली जाती है। वो क्यों चली जाती है? इसी इलास्टिक फ़ोर्स की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई स्प्रिंग है हमारे पास, उस स्प्रिंग पे हम ज़ोर डालें, तो वो स्प्रिंग जितना फैला होता है, जितना एक्सपेंड वो होता है, वो कंप्रेस होकर छोटा-सा हो जाता है। लेकिन उस स्प्रिंग की अपनी एक इलास्टिक फ़ोर्स होती है, जिसकी वजह से वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की। जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है वो किसके टाइप है? नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स की। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स एक ऐसी फ़ोर्स है जो हमारी अर्थ की सरफेस से जो ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर अप्लाई होती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ की सरफेस पे जितनी हाइट पे होगा, ये ग्रेविटेशनल फ़ोर्स उस ऑब्जेक्ट पे उतनी ज़्यादा अप्लाई होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ही है जो उस चीज़ को वापस नीचे की तरफ लेके आती है। जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है वो एक एट्रैक्टिव फ़ोर्स है और डाउनवर्ड्स एक्ट करती है हमारी ग्राउंड्स की डायरेक्शन में। फिगर 3.2 में हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको।
हमारे पास ये एक एप्पल ट्री की फिगर दी हुई है। अब इस एप्पल ट्री में से कोई भी जो एक एप्पल फ्रूट है, वो जब टूटता है तो अपवर्ड्स नहीं जाता, वो नेचुरली ग्राउंडवर्ड्स फॉल करता है। क्यों करता है? क्योंकि ग्राउंड लेवल से एक ऐसी फोर्स होती है जो इस ग्राउंड लेवल से ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर असर करती है। तो जब भी वो ऑब्जेक्ट, जैसे ये एप्पल है, अगर यहाँ से टूटता है तो उसको फौरन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अब इस ट्री की वजह से तो कोई इस एप्पल पे फोर्स अप्लाई नहीं हुई ना, कि ट्री ने इस पे कोई फोर्स अप्लाई की हो कि इस एप्पल ने नीचे ही गिरना है। नहीं, ट्री ने सिर्फ उसको फ्री फॉल करवाया और ग्राउंड की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो एप्पल डाउनवर्ड्स अट्रैक्ट हो गया। इस एप्पल की अट्रैक्शन जो ग्राउंडवर्ड्स गई है, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुई। इसी वजह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, कि बाहर की तरफ से कोई भी फिजिकल टच नहीं हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। तो मतलब ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी कोई स्पेसिफिक हाइट नहीं है। हम ग्राउंड से जितनी मर्जी हाइट पे चले जाएं, ये फोर्स हम पे तब भी एक्ट कर रही है। यहाँ तक कि अगर हम जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे बाहर चले जाएं, यानी स्पेस में चले जाएं, तब जाकर इसकी जो रेंज है वो ख़त्म होती है। लेकिन जैसे ही हम अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, जैसे रॉकेट एंटर होते हैं, तो रॉकेट्स क्यों एकदम से ग्राउंड की तरफ फॉल करते हैं? इसी वजह से करते हैं कि ये जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो अपने एटमॉस्फेयर में, यानी अपनी रेंज में जो भी ऑब्जेक्ट एंटर होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, ये दो चार्ज बॉडीज के बीच में होती हैं। अगर वो दोनों चार्ज बॉडीज ऑपोजिटली चार्ज हैं तो ये फोर्स उन दोनों बॉडीज को अट्रैक्ट करवाएगी। लेकिन अगर वो सेम चार्जेज हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो दोनों बॉडीज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेगी। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे पास दो चार्ज बॉडीज हैं, उनको हमने एक्सटर्नली पकड़ के आपस में या तो अट्रैक्ट करवा रहे हैं, ना खींच रहे एक दूसरे से दूर की तरफ, ना उनको रिपेल हम करवा रहे हैं। वो नेचुरली तौर पर अपने चार्जेस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स है जो इनमें या तो अट्रैक्ट करवा रही है या उनको रिपेल करवा रही है, इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, सिमिलरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो मैग्नेट्स दूसरे मैग्नेट्स पर या किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स पर असर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को किसी मैग्नेट के पास ले आऊँगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी मैग्नेटिक मैग्नेट के सिमिलर पोल्स को किसी दूसरे मैग्नेट के सिमिलर पोल के साथ आपस में करीब लाऊंगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर उनकी मैं पोल्स ऑपोजिट कर दूंगा तो वो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन मैग्नेट्स की वजह से और मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो फोर्स अट्रैक्ट करवाती है या रिपेल करवाती है, इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। टॉपिक 3.2 में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस का बताया हुआ है। ये सेम वही फोर्सेस हैं जो हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टॉपिक में पढ़ी हैं। ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो नेचुरली तौर पर हमारे प्लैनेट में एग्जिस्ट करती हैं। इसमें पहली ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है? जो हमने बात की कि अर्थ की सरफेस पर या ग्राउंड से जो नेचुरल तौर पर एक फोर्स ग्राउंड लेवल से ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर असर करती है, उनको डाउनवर्ड्स अट्रैक्ट रखती है। ऐसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अब जितनी भी फोर्सेस यहाँ में 4 फोर्सेस बताई गई हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन चारों में जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है और लॉन्ग रेंज फोर्स है, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट इज़ द वीकेस्ट वन अमंग ऑल द फोर्स फोर्सेस
Being a long-range force, it extends to infinite distance, although it becomes weaker and weaker. तो कह रहे कि जितना डिस्टेंस बढ़ता रहेगा अर्थ की सरफेस से उतनी ये फोर्स क्या होगी, वीक होती रहेगी। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की एटमॉस्फेयर की जो बिल्कुल टॉप एरिया है वहाँ तक है, तो वहाँ पे ये फोर्स होगी बिल्कुल वीक हो जाएगी और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आसानी से सरफेस से बाहर एग्जिट कर देगा। और जो ऑब्जेक्ट ग्राउंड के जितने करीब है, ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली अप्लाई हो रही है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ द फोर्स दैट कॉजेज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। यानी कि पार्टिकल्स अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में दो और फोर्सेस आती हैं, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक का जो कॉम्बिनेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, it holds the atomic nuclei together by binding the protons and neutrons in the nucleus, overcoming repulsive electromagnetic force between positively charged particles। ये ऐसी फोर्स है जो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिट होगा जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और उनके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घुमाती रहती है और उस ऑर्बिट से निकलने नहीं देती। तो ऐसी फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है उस न्यूक्लियस और इर्द गिर्द जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उनके दरमियान रहता है सिर्फ। वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सी होती हैं, जब कोई एटॉमिक सब्सटेंस ब्रेक करता है। वो ब्रेक क्यों करता है, क्योंकि उसकी जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, वो उस ऑर्बिट को आराम से तोड़ के निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि उस न्यूक्लियस की वजह से जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को लीव करके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। यानी उस न्यूक्लियस का जो टूटने का प्रोसेस होता है वो क्यों टूटता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इस टॉपिक में हम दो डिफरेंट फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक ही थ्योरी में कंबाइन करके स्टडी करते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूनिफाइड थ्योरी भी कहते हैं। इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कैसे दो फोर्सेस किसी एक फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन हो रही हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी होती है, जो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वो होती हैं जो डिफरेंट चार्जेस में इन्वॉल्व होती है, उस चार्ज को अट्रैक्ट करवा रही हैं, रिपेल कर रही हैं। तो इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करने की थ्योरी को हम यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहते हैं। इस थ्योरी को 1970s में कुछ साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। इस थ्योरी के मुताबिक ये दोनों फोर्सेस अलग-अलग नज़र आती हैं, लेकिन असल में ये दोनों फोर्सेस सिमिलरली वर्क कर रही है। इनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन जो फ्रेमवर्क है वो सेम ही होता है। इस थ्योरी को पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम और शेल्डन ग्लेशियो ने और स्टीवन वेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया था, इस थ्योरी पे काम किया था, जिसकी वजह से उनको 1979 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। टॉपिक 3.3 फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जो हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम है ये एक टूल है जो हमें ये दिखाता है कि
किसी ऑब्जेक्ट पर कौन-कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। और ये डायग्राम हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। कब होती है? जब आपने ये देखना होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर किस टाइप की फ़ोर्स है। हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पिछली जो टॉपिक है उसमें देखा है, और उन फोर्सेस की कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो ये जितने भी सारे फैक्टर्स होते हैं, इसको हम टॉपिक 3.3 फोर्सेस इन फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट may include friction, gravity, normal force, drag tension in a string or a human force due to pushing or pulling। यहाँ पर वो कह रहा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि बाहर से कोई फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की गई है, तो होता क्या है कि फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, ड्रैग, टेंशन या पुल एंड पुश जैसे जो फैक्टर्स हैं ये उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि कोई एक बुक है, जैसे फिगर 3 ए में दिखाई भी हुई है कि एक बुक है वो किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, ये हमारे पास फिगर बी में फ्री बॉडी डायग्राम को शो किया गया। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली जो फोर्सेस हैं उनको देख सकते हैं। और ये डायग्राम ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है, ये कितनी पावर से लग रही है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, और उस फोर्स को अगर कोई फैक्टर अपोज कर रहा है, जैसे फ्रिक्शन होती है जो उस फोर्स को अपोज कर रही है, वो कितनी है, किस डायरेक्शन में है, वो सब हम इस फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये बताया हुआ है कि सपोज अ बुक इज pushed over the surface of a table as shown in figure 3.8a, then how can we represent the forces acting on the body using free body diagram। वो यहाँ पर पूछा है कि हम कैसे करेंगे। उसका जो आंसर है उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया। यही बताया गया कि फ्री बॉडी डायग्राम्स आर यूज्ड टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही थी। इन अदर वर्ड्स, ये वेक्टर डायग्राम का एक स्पेशल एग्जाम्पल है। वेक्टर्स क्या होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और उस फैक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो इसमें देख लें, ये फैक्टर है, अब इसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी और इसकी एक डायरेक्शन भी है, तो इसको हम एक तरह से वेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। यूजुअली द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स, द फोर्स arrows are drawn outwards from the center of the box in the direction of forces as shown in figure 3.8b। इसमें कह रहे हैं कि ज़्यादातर केसेस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उस बॉक्स के सेंटर से जो फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही हैं उनको हम एरोस साथ किसी डायरेक्शन के साथ शो करवाते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं। और इन एरोस की जो लेंथ है, कि ये एरो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है, या कोई एरो अगर इससे ज़्यादा है या कम है, तो वो बेसिकली उस फोर्स की या उस फैक्टर की जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, वो उसके लिहाज से होती है इन एरोस की लेंथ। और इनके लास्ट पे जो एरो हेड होता है वो इनकी डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा होता है। हर फोर्स को किसी न किसी नाम से लेबल किया जाता है, जैसे कोई अप्लाई फोर्स होगी, कोई नॉर्मल फोर्स होगी, ग्रेविटेशन फोर्स होगी। जिस ऑब्जेक्ट पे जिस तरह की फोर्स लग रही होगी और जो हमने रिप्रेजेंट करवानी होगी, उनको उनके नेम से हम रिप्रेजेंट कर देते जाते हैं। ईच फोर्स इज लेबल टू इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ फोर्स। यही बात कि हर फोर्स को उसके अपने नाम के साथ इंडिकेट किया जाता है कि वो कौन सी फोर्स है। टॉपिक 3.4
Newton's first law of motion. Before going on the topic, let me clear one question कि हमें ये लॉ क्यों पढ़ना पड़ रहा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें ये समझाता है कि किस तरह से चीज़ें अपनी स्टेट को मेंटेन करती हैं जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी टेबल पे रख दी गई है, तो वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक उस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स ना लगे। यानी कोई आके उस पे फोर्स लगे, कोई उस बुक पे धक्का ना लगाए, तब तक वो बुक अपने आप वहाँ से नहीं हिलेगी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये भी है कि जब हम किसी कार या बस में ट्रैवल करते हैं, तो ये लॉ हमें बताता है कि अगर कार अचानक से रुक जाए, तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसी लॉ के थ्रू हमें ये समझ आया कि सीट बेल्ट का जो यूज़ है वो क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अपनी मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है उससे बच सकें। तो फर्दर इस टॉपिक पे चलते हैं। हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि किस तरह चीज़ों को रोका जाता है या उनको इन द स्टेट ऑफ मोशन लाया जाता है। किस तरह लाया जाता है कि उन पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है। It is a common observation that a force is required to move or stop a body. हम सपोज कर लेते हैं कि एक बुक है जो किसी टेबल पे रखी गई है, जैसे फिगर 3.9 में दिखाया हुआ है। तो वो वैसे ही रहेगी जब तक उस बुक को हिलाने के लिए हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। A book placed on a table remains there unless a force is applied to move it. यही बात होगी। A ball rolling on a floor should continue to move with the same velocity in the absence of an applied force. अगर एक बॉल फ्लोर पर रोल कर रही है, तो वो अपनी स्पीड से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स रोलिंग, तो वो जो बॉल होगी वो उसकी जो स्पीड है या उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हम उसकी अगर रोलिंग की अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो बॉल है वो रुक जाएगी। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट इट इज़ नॉट ट्रू। द बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। तो जो बॉल है वो हमेशा के लिए चलती नहीं रहेगी, वो एक डिस्टेंस के बाद रुक जाएगी। इन फैक्ट एन अपोजिंग फोर्स कॉजेज द बॉल टू स्टॉप। वही बात आ गई कि अगर हम कोई उस बॉल की रोलिंग डायरेक्शन के ऑपोजिट कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि वो बॉल रुक जाएगी। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इसी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्रेस किया है। हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं, वो क्या है। A body continues its state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by some external force। यहाँ पर वो कह रहा है कि एक बॉडी है जो अपनी रेस्ट की स्टेट कहते हैं जहाँ पर वो बिल्कुल नहीं हिल रही, या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट जहाँ पर वो एक स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड से चल रही हो। तो इन स्टेट्स को तब तक कंटिन्यू रखेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जब एक फास्ट मूविंग बस अचानक से रुक जाती है, तो जो पैसेंजर्स होंगे उस बस के अंदर वो आगे की तरफ झुक जाएंगे। ये इसलिए होता है कि उन पैसेंजर्स की बॉडी को अपनी मोशन कंटिन्यू रखनी होती है। वही जब बस अचानक चलना शुरू करती है, तो पैसेंजर अपने सीट के अगेंस्ट पीछे की तरफ उनको एक प्रेशर महसूस होता है, एक धक्का लगता है। तो इस वक्त जो पैसेंजर्स की बॉडी है वो रेस्ट की स्टेट में चली जाती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इसी लॉ ऑफ मोशन के थ्रू समझी गई हैं। When a fast moving bus suddenly stops, the passenger tends to bend forward। जब अचानक रुकती है तो पैसेंजर है वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन अगर बस स्टार्ट्स मूविंग क्विकली फ्रॉम रेस्ट, के वो बस खड़ी हुई है और अचानक से स्पीड में आ गई है, तो पैसेंजर्स क्या होंगे, उनको पीछे की तरफ धक्का लगेगा और वो अपने सीट की तरफ गिर जाएंगे।
फर्दर हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, a bus moving on the road should continue its motion without any force exerted by the engine. अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देखें तो एक बस जो रोड पे चल रही है वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करनी चाहिए बिना इंजन के फोर्स के। लेकिन ये हम न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन की थ्रू देख रहे हैं कि वो क्या कह रहा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो अगर इंजन बंद होगा तो बस कुछ डिस्टेंस तक जाएगी, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो रुक जाएगी। ये किस वजह से होता है? ये फ्रिक्शन की वजह से है, क्योंकि फ्रिक्शन जो टर्म है, जो फैक्टर है, वो फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट आता है। तो उस वजह से होता क्या है कि जो एक बस है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन वो एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ द बस एंड द रोड। ऑल बॉडीज मूविंग ऑन अर्थ आर स्टॉप बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस अर्थ पे जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रही हैं, अगर फ्रिक्शन ना होती तो वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती। लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन है, वो एक पॉइंट पे जाकर स्टॉप हो जाती है। अगर हम आउटर स्पेस में होते और कोई चीज़ वहाँ से फेंकें जहाँ कोई फोर्स उस पर ना हो, तो वो हमेशा के लिए कांस्टेंट स्पीड चलती रहेगी। ये स्पेस की बात हो रही है क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अस another definition ऑफ फोर्स। वो क्या है कि फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी की रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज करती है या उसको चेंज करने की कोशिश करती है। फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज कर सकती है या कोशिश करती है द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। इन सिंपल वर्ड्स, फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होती है? किसी चीज़ पर जोर लगाना। फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, कि इनिशियल स्पीड कितनी थी और फाइनल स्पीड कितनी थी, कि पहले क्या थी और बाद में क्या थी, उस चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को इन अ स्टेट ऑफ मोशन में लाती है। तो ये कहना चाह रहा है वो इन बॉक्स में जो डेफिनेशन है फोर्स की। अब हम देखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया को समझना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो फैक्टर है इनर्शिया, ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट को कब चेंज करते हैं और कब चेंज नहीं करते, जब तक उन पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। ये जो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया का, ये हमें रियल लाइफ सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। जैसे व्हीकल की स्पीड हो, या अगर आपने ट्रैफिक सेफ्टी को देखना है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ में समझने के लिए हमें इनर्शिया का पता होना चाहिए। देख लेते हैं बुक में किस तरह एक्सप्लेन किया गया इसको। नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स की ज़रूरत रहती है। फॉर इंस्टेंस, net force may cause a bicycle to pick up speed quickly, but when the same force is applied to a truck, any change in the motion may not be observed. यहाँ पर वो कह रहा है कि सपोज अगर हम किसी साइकिल को जल्दी से बहुत ज़्यादा स्पीड में ले जाना चाहें, तो हम क्या करेंगे? हम उस साइकिल पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा कि वो साइकिल अचानक से जो अपनी स्पीड है उसमें एक इंक्रीज़ ले आएगी। लेकिन अगर हम यही चीज़ किसी ट्रक के साथ करेंगे, हमने ट्रक को धक्का लगाया, लेकिन हमने देखा कि एज़ कंपेयर टू साइकिल, उस ट्रक की जो स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इसलिए फ़र्क नहीं आया क्योंकि
जो ट्रक का जो मैस है वो एज कम्पेयर टू साइकिल के मैस से बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा मैस होगा हमें उतनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगी उस ऑब्जेक्ट को, उस व्हीकल को अचानक से उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है इनर्शिया की कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये जो लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हमें ये बताता है कि चीज़ें अपनी जगह इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को तब तक मेंटेन रखती है जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसी की वजह से इनर्शिया का रोल जो हमें समझ में आया। इसीलिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे कभी कभी लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। दिस लॉ इज समटाइम्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लॉ हमें ये समझने की कोशिश कराता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब इक्वल और अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या उस चीज़ पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो जो चीज़ है वो हमें रिवर्स बैक उतनी ही फोर्स से रिएक्ट करती है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। वो किस तरह के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक बॉल है जिसको हमने दीवार की तरफ फेंका है, तो जितनी फोर्स से, जितनी ज़ोर से फेंका होगा, वो जो बॉल है उस दीवार के साथ टकराने के बाद बाउंस बैक होकर उतनी ही फोर्स के साथ वापस आती है। यहाँ बॉल पर जो एक्शन ऑफ फोर्स थी, उसी का रिएक्शन बॉल ने हमें वापस दिया है। और इसी चीज़ को हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से समझने की कोशिश करते हैं। Whenever there is an interaction between two bodies A and B such that body A exerts a force on body B, the force is known as action of A on B. जब दो बॉडीज A और B एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, तो अगर बॉडी A और बॉडी B पर जो फोर्स लगाती है, तो इस फोर्स को हम एक्शन कहते हैं जो A ने B पर लगाया है। In response to this action, the body B exerts a force on body A. तो जो हमने एक्शन लगाया था उसी के ऑपोजिट जो बॉडी बी है वो भी एक एक्शन लगाएगी, लेकिन हम बॉडी बी के एक्शन को रिएक्शन कहते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज रिएक्शन ऑफ बी ऑन ए। फॉर एग्जाम्पल फिगर 3.10 में हम देखते हैं कि जब हमने स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो हमारे हाथ की फोर्स जो स्प्रिंग पर लग रही है वो एक्शन फोर्स होती है, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन स्प्रिंग भी हमारे हाथ पर एक फोर्स लगाती है जिसे हम रिएक्शन कहते हैं। वो फोर्स क्या होती है? वो फोर्स यही फोर्स होती है जो स्प्रिंग को कंप्रेस होने से रोक रही होती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो हमने एक्शन लगाया था स्प्रिंग पर, उसके ऑपोजिट स्प्रिंग ने भी हमें कोई ना कोई रिएक्शन दिया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का, कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट ने कुछ फोर्स अप्लाई की है, तो हमारा एक्शन होगा, उसका रिएक्शन होगा। Since actions and reaction do not act on the same body, but they act on two different bodies, so they can never balance each other. वो सेम बॉडी पे एक्ट दोनों चीज़ नहीं कर रही। जो हमने एक्शन अप्लाई किया है वो स्प्रिंग पर अप्लाई किया है, लेकिन जो रिएक्शन अप्लाई है वो हम इस हाथ पे अप्लाई हुआ है। तो यही कह रहा है कि दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। Thus, Newton's third law can also be expressed as if one body
exerts a force on a second body, the second body also exerts an equal and opposite force on first body. Force acts in pairs. अब इस टॉपिक में वो कह रहे हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जो फोर्सेस होंगी उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो एक तरह से पेयर में काम करती है, जिस पेयर को हम एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होंगी वो हमेशा हमेशा पेयर्स में होगी। उनमें से एक फोर्स को हम एक्शन कहेंगे और उसके ऑपोजिट जो हमें फोर्स मिलेगी उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अब इस पेयर के कॉन्सेप्ट को हमारे पास दो केसेस हैं, ये केस वन है और केस टू है, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में वो कह रहा है कि कंसीडर अ ब्लॉक laying on table as shown in figure 3.11। इस फिगर में वो दिखा रहा है कि ये एक टेबल है जिसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक पर जो फोर्स नीचे की तरफ से लग रही है वो उसका वेट है। ये ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पर कुछ ऐसी फोर्स है जो इसको डाउनवर्ड्स बैलेंस में रखी हुई है। वो फोर्स कौन सी है? वो फोर्स उसका वेट है। ब्लॉक अपना वेट टेबल पर नीचे की तरफ लगा रही है, लेकिन जो टेबल ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स लगाता है वो ऊपर की तरफ है और इस फोर्स से ब्लॉक रेस्ट पर रहता है, यानी अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहता है। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द ब्लॉक इज द वेट, द ब्लॉक exerts a डाउनवर्ड फोर्स। उस ब्लॉक की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रही है डाउनवर्ड्स वो बेसिकली उसका वेट है, लेकिन उसी के अगेंस्ट टेबल भी एक रिएक्शन शो करवा रही है। एक एक्शन ब्लॉक ने शो करवाया जिसके अगेंस्ट टेबल भी एक रिएक्शन फोर्स उस पर अप्लाई करवा रही है। तो ये जो दो फोर्सेज हैं जिनमें से एक एक्शन होगी और एक रिएक्शन, ये हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होती है, जिसके थ्रू वो जो ब्लॉक है जो प्लेस किया हुआ है वो उसकी रेस्ट पोजीशन में है। जो हमारे पास केस टू है फिगर 3.12 में, इसमें वो बता रहा है कि जब किसी गन से बुलेट फायर होती है तो जो बुलेट है वो आगे की तरफ कुछ फोर्स के साथ मूव करती है और ये फोर्स एक्शन फोर्स होती है। अब जो गन है वो अपनी जगह से पीछे की तरफ थोड़ा सा झटका लगेगा उस गन को, वो इस गन को झटका लगेगा उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जिसको रिकॉइल भी कहते हैं। तो अगर इस गन से अगर कोई बुलेट फायर हो तो बुलेट तो आगे की तरफ जाएगी, लेकिन जो गन होगी उसको बैकवर्ड्स एक धक्का लगेगा। तो इसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं, जो बुलेट आगे की तरफ गई है, और जो गन है जिसको झटका पड़ा है उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमने ये समझने की कोशिश करवाती है कि किस तरह फोर्स पेयर्स में एक्ट करती है, कि अगर एक एक्शन है उसे के इक्वल एक रिएक्शन फील होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में। 3.6 मैस एंड वेट को डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का पर्पस ये है कि हमें मैस और वेट में जो डिफरेंस है वो समझ आ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही समझते हैं कि जो मैस और वेट है वो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। किस तरह? मैस एक ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को कहते हैं, जबकि जो वेट होता है वो उस फोर्स को कहते हैं जो अर्थ की तरफ से उस ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट रहता है। मैस हर जगह सेम रहता है, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो किसी लोकेशन या अल्टीट्यूड हाइट के हिसाब से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बुक को उठाते हैं तो उसकी जो मैस है वो सेम रहेगी, चाहे हम उस बुक को अर्थ पे ले जाएं या मून पे ले जाएं। उसका जो वेट है, उसका जो मैस है वो सेम रहता है, लेकिन जो वेट है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम अर्थ पे उस बुक का वेट देखेंगे वो कुछ और होगा, लेकिन उस बुक को अगर हम मून पे ले जाएंगे तो वो बुक काफ़ी ज़्यादा हल्की हो जाएगी। यही डिफरेंस है मैस और वेट में,
जो हम इस टॉपिक में देखेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं फर्दर। Commonly we consider mass and weight as same quantities, but scientifically mass and weight are two different quantities. ये दोनों different quantities है. When we say that weight of this object is 5 kg, किसी ऑब्जेक्ट का वेट 5 kg है, it is not true. In fact 5 kg is the mass of that object. वो जो 5 kg है बेसिकली उसका mass है, उसका वेट नहीं होता. तो जो mass की जो simplest definition है वो क्या है? The characteristics of a body which determine the magnitude of acceleration produced when a certain force acts upon it is known as mass. mass वो खसूसियत होती है, करेक्टरिस्टिक होती है जो एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगने पर उसकी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है उस एक्सेलरेशन की को फाइंड करती है, उसको हम मैस कहते हैं. ये एमसीक्यू बता सकता है कि मैस स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसका मतलब ये है कि जो मैस है उसकी डायरेक्शन नहीं है. मैस हर जगह सेम रहता है. मैस इज मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस. मैस को मेजर कैसे करते हैं? एक बैलेंस सिस्टम होता है. मैस का जो ऐसा यूनिट है वो केजी किलोग्राम्स में होता है. अब ये होगी मैस. अब बात करते हैं वेट की. वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. वेट क्या है? वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से लगने वाली फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट पर. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. मैस स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है. वेट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर यानी जो हमारी सरफेस है, ग्राउंड है, उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन होती है. हम आगे चलते हैं. बुक में आगे कहते हैं ये. अब इधर एक वेट की डेफिनेशन दी हुई है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स with which Earth attracts the body towards the center. वेट जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है. ग्रेविटेशनल फील्ड. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हर मैस के सराउंडिंग में एक फील्ड होती है. फील्ड मतलब कि उस फोर्स की रेंज जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. इस फील्ड की वजह से दूसरे मैस फोर्स फील करते हैं जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से होती है. ग्रेविटेशनल फील्ड की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है यानी कि उसकी पावर होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं. ये पावर किसी मैस पे पड़ने वाली फोर्स की क्वांटिटी बताती है कि उस मैस पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है. इसको फर्दर हम बुक में देखते हैं किस तरह एक्सप्लेन किया गया है. द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैस. ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक स्पेस है यानी कि एक रेंज होती है जो किसी मैस के अराउंड होती है, उसके इर्द गिर्द होती है. इन विच अनदर मैस एक्सपीरियंसिस अ फोर्स. जिसकी वजह से जो दूसरे मैसेज हैं वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जब वो मैस ग्रेविटेशनल फील्ड की जो रेंज है उसके आसपास होते हैं. क्यों करते हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. उस ग्रेविटेशनल फील्ड की जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से दूसरे मैसेज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. इमेजिन कि आप अर्थ की सरफेस पे खड़े हो. अर्थ का मैस बहुत ज़्यादा है इसलिए उसके आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाती है. हमने यहाँ पे बात की कि स्पेस अराउंड अ मैस. यही बात करें कि अर्थ एक मैस है जिसके अराउंड कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है. ये फील्ड अर्थ के आसपास एक फोर्स का एरिया होती है
यानी इस फील्ड की जो रेंज है उसमें जो दूसरी मैसेज हैं वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और यही वो ग्रेविटेशनल फील्ड है जो अपने इर्द गिर्द डिफरेंट मैसेज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसमें यही बात समझाई गई है जो इस एग्जाम्पल से हमने देखी है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, कि किसी मास पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, वो मास कितनी फोर्स फेस कर रहा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी रेंज है, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। Mass m on surface of Earth exerts a force known as its weight W, given by W is equal to mg, where g is the gravitational field strength. Its value is 10 Newton kilogram. यहाँ पर वो कह रहा है कि अर्थ की सरफेस पे अगर कोई मैस है, वो मैस अपने ऊपर कुछ फोर्स फील करती है। वो जितनी फोर्स फील करेगी, बेसिकली उस जो मैस है किसी ऑब्जेक्ट का, वो उसका वेट होता है। जितनी ज़्यादा फोर्स फील करेगी उसका वेट उतना ज़्यादा होगा। तो फोर्स जितनी होगी उतना ही वेट होगा। तो इसके थ्रू हमने एक रिलेशन देखा कि W इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू क्या है? वेट। एम जो उस ऑब्जेक्ट का मैस है, और जी ग्रेविटेशनल फील्ड जो उस ऑब्जेक्ट पर वो फेस कर रहा है। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू होती है वो वेरी करती है, यानी कि चेंज होती रहती है एल्टीट्यूड के हिसाब से। एल्टीट्यूड कहते हैं किसी सरफेस की जो हाइट है। हम अगर अर्थ पे बात करें तो अर्थ पे डिफरेंट हाइट्स पे जो जी की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। ग्राउंड लेवल पे और होगी, सी लेवल पे और होगी। अगर हम माउंटेन्स की हाइट पे चले जाएं तो वहाँ पर जाके जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज हो जाती है। इसकी हम एक एग्जांपल ये भी है कि अगर हम किसी भारी चीज़ को अर्थ की सरफेस पे रखेंगे तो उसका जो वेट होगा वो कुछ और होगा, लेकिन अगर उसको हम मून की सरफेस पे ले जाए तो वहाँ पर उसकी जो वेट होगा वो कुछ और हो जाए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वैल्यू ऑफ जी वेरी करती है डिफरेंट लोकेशंस पे। अर्थ पे कुछ और लोकेशन उसकी जो वैल्यू थी, और जब हम मून पे लोकेशन चेंज कर दी तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज हो जाएगी। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन जी। वही बात कर ली कि जब जिस तरह हम जगह चेंज करेंगे उस तरह जो वैल्यू ऑफ जी है वो भी चेंज होती रहेगी। We can conveniently compare the masses of two objects at given location by comparing their weights. The weight cannot be measured by an ordinary balance. A spring balance can be used to measure weight of the object. SI unit of weight is Newton. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स का मास कंपेयर करने के लिए उनका वेट कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वेट को किसी ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर नहीं किया जा सकता। वेट मेजर करने के लिए हम एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, और जो वेट मेजर करने का ऐसा यूनिट है वो क्या है? वो न्यूटन है। टॉपिक 3.7 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। इस टॉपिक में हम कुछ बैलेंसेस देखेंगे जिनके थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं। फर्स्ट ऑफ हमारे पास है मैकेनिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस में हमारे पास दो तरह के बैलेंस हैं। एक फिगर 3.16 में दिया हुआ है और दूसरा ये रहा। हम पहले इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। तो मैकेनिकल बैलेंस होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेट मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अब इसका डिज़ाइन देख लेते हैं, इसका डिज़ाइन किस तरह है। इसमें एक रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम होती है जो एक सेंट्रल नाइफ एज पर ऑसिलेट करती है।
A mechanical balance consists of a rigid horizontal beam that oscillates मतलब कि हिलती रहती है on a central knife edge, जिसको हम फल्क्रम कहते हैं। फल्क्रम कहते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस सेंटर को, यहाँ पर एक बीम होती है जो हमें बताती है कि किस साइड का वेट ज़्यादा है और किस साइड का कम है। इट हैज़ टू एंड नाइफ एज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इसके आपको दोनों एंड्स पर ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो पॉइंट्स है ये सेंटर से बराबर के डिस्टेंस पे होते हैं, जो हमें दोनों साइड्स में से एक एक साइड का जो बैलेंस है वो बताते हैं। द मटेरियल टू बी वेट, जिसका हमने वेट करना हो, इज पुट इन वन पैन, उसको हम एक पैन में डालते हैं और दूसरे पैन पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं, जैसे 500 ग्राम का, 200 ग्राम का, 1 kg का, 2 kg का। जो वेट होते हैं वो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एक पैन में डालते हैं। जब दोनों पैन्स में वेट बराबर हो जाता है तब बैलेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने का मतलब ये है कि जो दोनों पैन्स के एजेस हैं, जैसे एक ये था और एक ये था, ये दोनों जब स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, जोन सा एज लेफ़्ट साइड का है और सेम एज जो राइट साइड का है, दोनों स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएं, तो हम इस पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों पैन्स में जो वेट है वो बराबर हो गया। इस प्रोसेस के थ्रू हम बैलेंस के वेट को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि जो हमारा मैस है वो कितने वेट का है। द वेट ऑन द pans are adjusted to bring the beam in equilibrium। तो जब हमने एक पैन में अपना ऑब्जेक्ट रख दिया है तो दूसरे पैन में हम तब तक वेट ऐड करते रहेंगे जब तक दोनों पैन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना आ जाएं। तो जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे फिर हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना वेट था। पहले हमने देखा कि मैकेनिकल बैलेंसेस कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में स्टैंडर्ड वेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह मैकेनिकल बैलेंस हमने कुछ वेट्स यूज़ किए थे और इसमें वेट्स यूज़ नहीं होते। नो स्टैंडर्ड वेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ इन एन इलेक्ट्रिक बैलेंस। ये फिगर 3.18 में इलेक्ट्रिक बैलेंस शो किया गया है। और ये इलेक्ट्रिक बैलेंस काम किस तरह करता है, इसे हम पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होता है और कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसमें ड्राई बैटरीज यूज़ होती हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोर प्रिसाइज दैन मैकेनिकल बैलेंस। जो इलेक्ट्रिक बैलेंस है ये मैकेनिकल बैलेंस से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू शो करता है। जब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में कोई वेट या कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रखते हैं तो उसका जो मैस है वो हमारे पास इन डिस्प्ले स्क्रीन में शो हो जाता है। और आजकल की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैं वो हमें वेट के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट के या जितना हमने वो मटेरियल मेजर की है उसकी प्राइस भी बता देती है। A force meter is a scientific instrument that measures force। फोर्स मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम फोर्स मेजर करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं और स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। फिगर 3.19 में हमें जो इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है इसको हम फोर्स मीटर कहते हैं। फोर्स मीटर के साथ साथ इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं और स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फोर्स मीटर्स हैं उनको हम डिजिटल फोर्स मीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक स्क्रीन होती है जिस पे हमारे पास जो मेजरमेंट है वो शो होती है। जो पुराने वाले उसमें इस तरह का स्केल होता है, लेकिन जो न्यू वाले हैं जिनको हम डिजिटल कहते हैं उसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है। और जो फोर्स मीटर है
उसकी एक साइड पे स्केल होता है। ये स्केल जो मेजरमेंट्स को शो करवा रहा होता है वो न्यूटन्स में करवाता है, और इसके एक एंड पे हमारे पास पॉइंटर होता है। हम जितना वेट यहाँ पर हैंग करेंगे इस हुक पर, उसी के अकॉर्डिंगली जो पॉइंटर है वो हमें न्यूटन्स में उसकी रेंज शो करवाएगा। द ऑब्जेक्ट टू बी वेट इज हंग विद द हुक। वही कह रहे हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का हमने वेट मेजर करना है उसको हम इस हुक पे लटका देंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस मतलब कि दब जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। तो उसके नीचे आने की वजह से वो पॉइंटर जिस वैल्यू को शो करवाएगा स्केल पर, वहाँ से हम बता सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको लटकाया हमने उसका कितना वेट है। फिगर 3.20 में हमारे पास डिजिटल बैलेंस है। कुछ स्प्रिंग बैलेंस में मास को मेजर करते हैं जिससे हम इजीली न्यूटन्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये डिजिटल बैलेंस है, इसमें हम उनके यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हैं। बात करते हैं टॉपिक 3.8 फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती है। हमने देखा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो कुछ ऐसी फोर्स होती है जो उसको पुश करने या पुल करने में रुकावट होती है। तो उस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज हिट बाय द बैट इट मूव्स ऑन द ग्राउंड विद रीजनेबली लार्ज वेलोसिटी। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को जब हिट करते हैं तो उस बॉल की जो वेलोसिटी होती है वो ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा मूव करती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो बॉल है जिस पर हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है वो हमेशा सेम स्पीड से चलती रहेगी, उसे रुकना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो बॉल है वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है। वो रुकती क्यों है? डज एनी फोर्स एक्स ऑन द बॉल इन ऑपोजिट डायरेक्शन दैट स्टॉप्स द बॉल। अब सवाल बनता है कि क्या बॉल के साथ कोई फोर्स होती है तो उस बॉल को रुकने पे मजबूर कर देती है? जी बिल्कुल। जो फोर्स उस बॉल को रुकने पर मजबूर कर रही है उस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। जब बॉल ग्राउंड के ऊपर मूव करती है तो बॉल और ग्राउंड के बीच कुछ फ्रिक्शन होती है जो बॉल की मूवमेंट को अपोज करती है। यानी जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो जो बॉल है वो आहिस्ता 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 करके रुक जाती है। अब जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ बॉल की मूवमेंट को रोकने की हद तक लिमिटेड नहीं है। इसकी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह डिसिपेटिव इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ये इफ़ेक्ट कहता है कि फ्रिक्शन इज़ अ dissipative force due to which the energy is wasted in doing work to overcome against friction। ये कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है तो उस ऑब्जेक्ट को जो फ्रिक्शन अपोज करती है वो बेसिकली कुछ एनर्जी को वेस्ट करती है उस ऑब्जेक्ट की। तो एनर्जी वेस्ट होती है और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगर हम अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें तो जो हीट हमें फ़ील होती है वो हीट क्यों फ़ील होती है? क्योंकि हमारे दोनों हाथों के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, और वो जो एनर्जी वेस्ट हो रही होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में। फिगर 3.21 में जो हैंड्स रब्स हो रहे हैं उसमें यही बात बताई गई है। Similarly, the temperature of machine rises due to friction between its moving parts that can cause many problems।
मशीन में जो फ्रिक्शन होती है, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, और मूव करने की वजह से वो आपस में कोलाइड भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो फ्रिक्शन होती है वो क्या करती है, वो कुछ हीट जनरेट करती है। लेकिन ज़्यादा टाइम पे अगर ये चीज़ रिपीट होती रहे तो उस मशीन में आग भी लग सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो हमने देखा होगा कि डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं वो ज़्यादा देर चलने की वजह से जल जाते हैं, जिसको हम टायर बर्स्टिंग भी कहते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि रोड पर फ्रिक्शन की वजह से वो जो टायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बिकम टू हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड। अब हमने यहाँ पे दो एग्जांपल्स देख लिए हैं, इसकी आगे एक और एग्जांपल भी बताई गई है कि हमने शूटिंग स्टार्स देखे हैं कि स्टार्स रात के टाइम पे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। तो हमने देखा है कि वो जो स्टार्स होते हैं, जो बेसिकली एस्टेरॉइड्स होते हैं, वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो अचानक से उन पे आग लग जाती है। वो आग क्यों लगती है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जब उस एस्टेरॉइड से कोलाइड करते हैं तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से उस एस्टेरॉइड का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देयर टेम्परेचर बिकम्स so high that they start burning and ultimately disintegrate, कि वो जो एस्टेरॉइड होते हैं वो बर्न होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके टुकड़े हो जाते हैं। फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स भी होती हैं, जिस तरह रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो किसी सरफेस पर तो उसमें जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? जब किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रही हो, मतलब जब किसी चीज़ को हम घसीट रहे हों, तो घसीटने में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये थी फ्रिक्शन का टॉपिक। अब हम देखते हैं कि मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि वो कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको कम कर सकते हैं। द पार्ट which slides against each other are highly polished, मतलब कि जो पार्ट्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड कर रहे हैं, जैसे अगर एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब मैं उसको घसीट रहा हूँ, उनकी फ्रिक्शन कैसे कम होगी कि अगर मैं उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दूँ, उसकी जो सरफेस है उसको बिल्कुल स्मूथ कर दूँ, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। सिंस द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन द सॉलिड surfaces, therefore oil or grease is applied between moving parts of the machinery। जो लिक्विड्स के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड की सरफेस से बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट्स में ऑयल ऐड कर देंगे, उसके ऊपर ऑयल लगा देंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी और वो जो चीज़ें हैं जो आपस में रगड़ रही थी उनकी जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। एज रोलिंग फ्रिक्शन इज मच less than sliding friction, so sliding friction is converted into rolling friction by use of ball bearings in machines vehicles under the heavy objects। जो रोलिंग फ्रिक्शन है, किसी ऑब्जेक्ट के रोल होने की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फिगर 3.24 में कुछ बॉल बियरिंग्स दिखा रहे हैं, ये यूज़ करते हैं। इनका यूज़ मोस्टली मशीन्स या व्हील्स में होता है, जहाँ पर हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करके रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना होता है। पॉइंट 4 में वो कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ सॉलिड्स के दरमियान नहीं होती, ना ही लिक्विड के दरमियान होती है, ये एयर में भी होती है। जिस तरह हाई स्पीड व्हीकल्स, एयरप्लेन्स या शिप्स जो पानी के ऊपर मूव कर रही हैं या हवा में उड़ रहे हैं, उनको भी फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है। वाइल मूविंग थ्रू एयर और वाटर, कि पानी या हवा में जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हैं वो
फ्रिक्शन को फेस करती है। इफ़ द फ्रंट ऑफ अ व्हीकल इज़ फ्लैट, ये व्हीकल है हमारे पास, अगर इसका जो फ्रंट होता है वो बिल्कुल इस तरह फ्लैट होता है आगे से, तो क्या होता, इट फेसेस मोर रेजिस्टेंस बाय एयर और वाटर। तो होता क्या कि जो एयर रेजिस्टेंस है, यानी कि हवा में जो फ्रिक्शन है, वो बहुत ज़्यादा उस व्हीकल पर पड़ती। इसीलिए जो हमारे पास बॉडीज़ होती हैं, जो मैकेनिज़्म होता है हमारे पास व्हीकल्स का, वो इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उस पे कम से कम फ्रिक्शन का असर हो। उनको स्ट्रीमलाइन रखा जाता है, यानी उनका जो फ्रंट है उसको हम स्मूथ रखते हैं। जैसे इस कार का स्मूथ फ्रंट है कि कोई भी एक शार्प पॉइंट नहीं है जहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो उस पे बहुत ज़्यादा असर करे। इन दिस केस द एयर passes स्मूथली ओवर द स्लैंटिंग सरफेस। स्लैंटिंग सरफेस कहते हैं, ये होती है फ्लैट सरफेस। स्लैंटिंग कहते हैं जो फ्लैट ना हो, इस तरह भी हो सकती है जिसमें ब्रेक्स हो या मूवमेंट्स हो, तो उनको हम स्लैंटिंग सरफेस कहते हैं। तो किसी व्हीकल की अगर स्लैंटिंग सरफेस है, उस पर जो फ्रिक्शन पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, और उस पर जो एयर का फ्लो होता है उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर द कार इज शोन इन फिगर 3.25। ये 3.25 है। अब इसके ऊपर हवा जिस तरह से गुजर रही है, स्मूथली गुजर रही है, इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। टॉपिक 3.9, मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम हम कहते हैं कि जब कोई चीज़ मूव करती है तो मूव करने की वजह से उसमें कोई ना कोई मोशन प्रोड्यूस होता है। उस मोशन में कितनी क्वांटिटी है और या उसकी कितनी अमाउंट है, उस क्वांटिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। और इम्पल्स क्या होता है कि जब किसी चीज़ पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने की वजह से उसमें कुछ मोशन प्रोड्यूस हुआ, वो जो मोशन प्रोड्यूस हुआ उसको हमने कहा है कि वो मोमेंटम होता है। लेकिन उस मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, उस चेंज को हम इम्पल्स कहते हैं। मोमेंटम क्या हुआ कि जो मोशन था, और इम्पल्स कहते हैं उस मोशन में जो चेंज आता है। फर्दर इस टॉपिक को देखते हैं हम। सपोज दैट अ साइकिल राइडर एंड अ हैवी ट्रक आर मूविंग विद द सेम स्पीड। कि जब एक साइकिल है और एक कोई हैवी ट्रक है, वो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, विच वन कैन बी स्टॉप इजीली डिपेंडिंग। पहले वो कह रहे हैं कि कौन सा इजीली हम रोक सकते हैं साइकिल को या ट्रक को, डिपेंडिंग ऑन देयर क्वांटिटी ऑफ मोशन। It is a common observation that quantity of motion in moving body depends upon its mass and velocity। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मूविंग चीज़ होती है उनकी जो क्वांटिटी है वो उनके मैस और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द मैस, greater will be the quantity of motion. Similarly, greater is velocity, the greater will be quantity of motion। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो जो मोशन की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा होगी। इस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम मोमेंटम कहते हैं। हमने सारी बात की ना मोशंस पे, इसी मोशन की जो क्वांटिटी होती है उसको मोमेंटम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी। किसी भी मूविंग बॉडी की जो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा उसको हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोमेंटम कहते हैं। जो पी है ये डिनोट करता है मोमेंटम को, मैस को हम एम से डिनोट करते हैं, और वी को वी वेलोसिटी के लिए होता है। तो पी इज इक्वल टू एम वी फॉर्मूला है मोमेंटम का। और जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर है, लेकिन इसको हम न्यूटन पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तक जो बात की हमने वो मोमेंटम के बारे में की है। अब हम देखते हैं कि बुक में इम्पल्स के बारे में क्या कहा गया है। When a ball is hit by a bat, the force is exerted on the ball for very short interval of time.
In such cases, it is very difficult to calculate the exact magnitude of the force. However, initial velocity vi of the ball and final velocity vf after collision can be found easily. यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर एक बॉल को हम बैट से हिट करते हैं तो उस बॉल पर जो फोर्स लगती है वो काफ़ी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होती है, और ऐसे केसेस में क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है तो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। मैग्नीट्यूड किसका? कि जब बॉल को हमने हिट किया है तो उस बॉल पे जो फोर्स एक्ट हुई है उस फोर्स की जो कितनी क्वांटिटी थी उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है तो हम उस मैग्नीट्यूड को फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन उस बॉल में कोलिजन की वजह से जो वेलोसिटी है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी आ गई और फाइनल वेलोसिटी आ गई, ये 2 फैक्टर्स हमारे लिए कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। टाइम इंटरवल डेल्टा टी के दौरान जो एवरेज फोर्स उसमें प्रोड्यूस हुई है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब कि जो वेलोसिटी में चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक द एवरेज फोर्स एक्ट ड्यूरिंग डेल्टा टी विल बी, तो जो फोर्स जो थी जो उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में उस बॉल पे लगी है वो क्या है? वो है एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास। अब एक्सेलरेशन हमारे पास ये थी, हमने यहाँ से ए की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूला में, तो हमारे पास क्या आ गया? एफ इज इक्वल टू एम ए, एम ए वाला जो एम है वैसे की वैसे ही रह गया और ए से हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो जो डेल्टा टी था वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया एफ से, एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, और पीछे क्या रह गया हमारे पास? एम और वी, तो ये एम वी आ गया। वी यहाँ से क्योंकि पहले भी बताया था डेल्टा वी शो कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी, वी एफ माइनस वी आई। Equation 3.4 shows that f and delta t cannot be exactly known, but their product, which is equal to change of momentum, can be calculated. Equation 3.4 से हम समझते हैं कि जो फोर्स f है और टाइम इंटरवल डेल्टा t है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट हो रहा है ये एफ डेल्टा टी, ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी चेंज इन मोमेंटम को हमने क्या कहा था? चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। व्हेन अ लार्ज फोर्स एफ एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज गिवन एज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब बहुत ज़्यादा फोर्स किसी एक चीज़ पे पड़ती है काफ़ी छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो जो फोर्स लगने से उस बॉडी पर मोमेंटम में चेंज आता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं। इस डेफिनेशन में यही बात की गई है, और हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन 3.5 है, वेयर एम डेल्टा वी, ये वाली साइड, इसको हम मोमेंटम कहते हैं क्योंकि मोमेंटम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो डेल्टा पी आ गया। डेल्टा पी क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम बताने हैं हमने। और इक्वेशन 3.5 गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, ये हमें फोर्स की वैल्यू बताती है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हमने वैल्यू रिप्लेस की हैं, एम डेल्टा वी किसके इक्वल था? चेंज इन मोमेंटम के। तो चेंज इन मोमेंटम with respect to time is equal to force. The rate of change of momentum of a body, वही बात होगी कि ये rate of change of momentum of a body is equal to force, is equal to force. The direction of change in momentum is that of the force, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो रहा होगा किसी बॉडी का। टॉपिक 3.10
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये टॉपिक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पे हम ऑब्जेक्ट्स की जो कोलिजन्स होती हैं, कोलिजन्स की वजह से जो मूवमेंट होती है उनमें, उसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब ये टॉपिक हम किस तरह किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखें कि इसकी कहीं पे कोई एग्जांपल है, तो वो हम एक्सीडेंट देखते हैं। रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, जिस तरह कार कोलिजन्स का एक्सीडेंट होता है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्हीकल्स आपस में टकराती हैं। तो टकराने की वजह से जो उन व्हीकल्स का आपस में मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है, वो किस तरह ट्रांसफ़र होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम से देख सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि व्हीकल्स की जिस तरह सेफ्टी फीचर्स होती हैं, जैसे एयर बैग का फीचर होता है, तो एयर बैग किस तरह हम उसको, उसकी क्वालिटी को, उसकी टाइमिंग को किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो इस प्रिंसिपल के ज़रिए हम देख सकते हैं। इस टॉपिक को फर्दर बुक में एक्सप्लोर करते हैं। द collection of objects is known as system. If no external force acts on any object of the system, it is known as isolated system. अगर किसी सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर की तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। Consider a system of two balls of mass m1 and m2. Suppose that the balls are moving with velocities v1 and v2 along a straight line in direction. If v1 is greater than v2, the balls will collide as shown in figure 3.26. If their velocities become v1 and v2 respectively after collision, then total momentum of system before collision क्या होगा और आफ्टर collision क्या होगा? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम एज्यूम करते हैं कोई एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ा है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सिस्टम। तो अगर कोई भी सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो बॉल्स हैं, जिसका मैस एक हमने m1 का है और एक m2 का है, वो दोनों बॉल जो हैं वो सेम डायरेक्शन मूव कर रही हैं। इन दोनों के डायरेक्शन देख सकते हैं आप, ब्लू और पिंक बॉल दोनों सेम डायरेक्शन है। लेकिन उसने एक कंडीशन दी है, क्या? इफ़ v1 इज़ ग्रेटर देन v2, जो ब्लू बॉल है वो पिंक बॉल से थोड़ी सी बड़ी है, और अगर इन दोनों की कोलिजन होती है फिर क्या होता है? ये हमने इन दोनों की कोलिजन करवा दी है, तो क्या हुआ कि क्योंकि जो ब्लू बॉल है m1 है वो ग्रेटर है m2 से, तो टकराने के बाद जो डायरेक्शन होगी वो उनकी m1 वाली ही रह जाएगी, जैसे इस फिगर में शो किया हुआ है। तो जो टोटल मोमेंटम हुआ उनका, वो क्या हुआ? मोमेंटम मैंने पढ़ा था क्या था? मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो m1 का मोमेंटम कोलिजन से पहले m1 प्लस v1, और m2 का जो दूसरी बॉडी है उसका m2 v2। ये जो था ये हमारे पास कोलिजन से पहले का है। कोलिजन के बाद क्या है? m1 v1 के ऊपर छोटी सी हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, जिसे हम प्राइम भी कहते हैं, ऐसे m1 v1, और इसके ऊपर जो आफ्टर कोलिजन में शो की है वो इस तरह छोटा सा एक बार या लाइन कहते हैं इसको, तो वो ड्रॉ कर दिया हमारी आसानी के लिए। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। If no external force acts on an isolated system, the final total momentum of the system is equal to the initial total momentum of the system. अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? किसके इक्वल होगा? इनिशियल टोटल मोमेंटम के। कि इनिशियल मोमेंटम किससे कहते हैं हम? कोलिजन से पहले वाला। तो अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो उसका टोटल मोमेंटम इक्वल होगा इनिशियल मोमेंटम के। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं,
ये टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जो आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, बिफोर कोलिजन के। इसको आप फॉर्मूला वाइज लिखते हैं, m1 प्लस v1 प्लस m2 v2। ये जो था ये बिफोर कोलिजन वाला, और m1 v1 प्लस m2 v2 विद द साइन, वो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन वाला। इन दोनों को इक्वल किया। टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल, let us consider the collision of two identical balls in which the second is at rest। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम दो आइडेंटिकल बॉल लेते हैं। आइडेंटिकल कहते हैं बिल्कुल एक जैसी, साइज में भी वेट में भी हर तरह से एक जैसी बॉल्स, उनकी कोलिजन्स को करवाते हैं हम। और जो दूसरी बॉल है हमारे पास वो रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब कि जो ब्लू बॉल है वो मोशन में है, यानी मूव कर रही है, और यहाँ पर जो दूसरी बॉल पिंक बॉल है वो रेस्ट पे है, कि वो एक जगह खड़ी हुई है। तो मोमेंटम का ट्रांसफ़र दूसरी बॉल में किस तरह होता है जब वो कोलाइड करती है, वो हम देखते हैं। व्हेन देयर इज कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर। द बॉल एट रेस्ट गेन्स मोमेंटम and starts moving, whereas the striking ball slows down। जब एक बॉल टकराती है जो मूव कर रही है, किस बॉल से टकराती है, जो रेस्ट पर है, तो वो अपना जो मोमेंटम है वो रेस्ट वाली बॉल को ट्रांसफ़र कर देती है, यानी कि अपना मोशन ट्रांसफ़र कर देती है जो बॉल रेस्ट पर है। होता क्या है, जो बॉल रेस्ट पर होती है वो उस कोलिजन की वजह से वो भी मूव करने लग जाती है, लेकिन जो पहली बॉल होती है जो टकराती है वो स्लो हो जाती है टकराने की वजह से, क्योंकि उसने अपना मोमेंटम होता है वो ट्रांसफ़र किया होता है। इफ़ द बॉल्स आर आइडेंटिकल, we can observe that there is a total transfer of momentum। अगर बॉल आइडेंटिकल है तो हम ये देख सकते हैं कि जो मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है। द स्ट्राइकिंग बॉल्स कम टू रेस्ट एंड द अदर बॉल स्टार्ट मूविंग। तो होता क्या, जो बॉल पहले मूव कर रही थी कोलिजन के बाद वो स्लो होते होते रुक जाती है, और जो रेस्ट पर थी उसको क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है उसमें, वो फिर अपनी मूवमेंट को शुरू कर देती है। This suggests that the total momentum of two balls after collision remains the same as total momentum before collision। ये बताता है कि जो कोलिजन से पहले हमारे पास उन दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम था, यानी जो ब्लू बॉल थी वो मूव कर रही थी और पिंक बॉल थी वो रेस्ट पे थी, तो जो उनमें मोमेंटम था सेम मोमेंटम क्या रहा आफ्टर कोलिजन भी, कि एक बॉल मूव कर रही थी एक रेस्ट पे थी, और जब कोलाइड करने के बाद देखा हमने तो एक बॉल रेस्ट पे है और दूसरी मूव कर रही है। तो जो टोटल मोमेंटम था वो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों सेम ही रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नॉट एप्लीकेबल ओनली टू मैक्रो ऑब्जेक्ट्स बट ऑल्सो फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल। तो हमने जो एग्जांपल देखे हैं ये मैक्रो ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है, यानी कि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे बॉल हमारे पास एक बड़ी ऑब्जेक्ट है जिनको हम अपनी आई साइड से देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे पास माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो ये जो प्रिंसिपल है ये उन ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई होता है।